डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कार्यक्रम हेलो किसान, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम खेती किसानी को और आसान, किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए रोज हाजिर होते हैं। किसान भाई जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में लाइव अपनी समस्याओं के साथ, और कार्यक्रम में मौजूद जो विषय से जुड़े हुए एक्सपर्ट होते हैं वो आपकी समस्या का समाधान करते हैं। अलग अलग विषय लेकर आते हैं ताकि किसान भाई खेती किसानी को और बेहतर तरीके से कर पाएं, उनकी जो समस्याएं उनका निदान करके किसान भाई परिवर्तन कर अपनी खेती किसानी को बेहतर उपज प्राप्त करें और अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। यही उद्देश्य हमारी सरकार, हमारे किसानों का और हमारा भी है। आज के इस कार्यक्रम में हम कौन से विषय लेकर हाजिर हुए हैं, जिन विषयों से जुड़कर आप अपने सवाल पूछ पाएंगे। सबसे पहले जो रिवायत है कार्यक्रम की, हम नजर डालते हैं विषय पर। तो आज बात करेंगे राई और सरसों की उन्नत किस्में एवं बुआई के तौर तरीकों पर, और साथ ही साथ बात करेंगे स्ट्रॉबेरी के आरोपण एवं देखभाल किस प्रकार से करना चाहिए जिससे किसान भाई अच्छा उत्पादन लेकर अपनी कमाई को बढ़ा सकें। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी संशय मन में है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आपको पता है क्या करना होता है। 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके आप इस कार्यक्रम में अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला माध्यम होता है टोल फ्री नंबर्स का। तो टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय किसान भाई हमेशा की तरह हर बार हम आपको एक निवेदन करते हैं कि आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम रखें जब भी आप फ़ोन करें, ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता उनके लिए दूसरा विकल्प है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं आप 8800520717। तीसरा विकल्प है कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए ईमेल आईडी का। आप ईमेल आईडी भी इस्तेमाल कर हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं आप। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का आप इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, तो बिना झिझक हम तक अपने सवाल पहुंचाइए। आपकी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे। अब वक्त हो गया उन एक्सपर्ट से मिलने का जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी का स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं जो स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रामलाल चौधरी जी। डॉक्टर रामलाल चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय अनुसंधान संस्थान, भरतपुर, राजस्थान से हैं। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी से करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, हमारे देश में स्ट्रॉबेरी की जो मांग है वो बहुत बढ़िया तरीके से रहती है और बहुत एक्जॉटिक फलों में इसको गिना जाता है। किसान भाई अगर इसकी खेती की तरफ रुझान रखते हैं, मुड़ते हैं, तो काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें अक्टूबर महीने की, तो ये समय बहुत नज़दीक है इसकी बुआई को लेकर, इसके रोपण को लेकर। किस प्रकार से किसान भाई शुरुआती तैयारी करना शुरू कर दें, या अभी भी समय है कि थोड़ा सा समय लेकर इसकी खेती में आगे बढ़ना है? देखिए, स्ट्रॉबेरी की जो खेती है वो जिस रीजन में आप करना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आप करना चाहते हैं, ये उसके हिसाब से होती है। अगर आप उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत में जो स्ट्रॉबेरी का सबसे अच्छा जो रोपण का समय होता है वो अक्टूबर का महीना होता है जी। क्योंकि इसके रोपण से लेके और फल की तुड़ाई के बीच में कुल फसल का ड्यूरेशन 4 महीने के लगभग है। तो अगर आप ज़्यादा लेट इसकी रुपाई करते हैं तो निश्चय ही जो ईल्ड है पौधे की, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कि जैसे आप नवंबर में भी कर सकते हैं कि नवंबर में करेंगे तो उसकी उपज घट जाएगी। तो जितना अच्छा पौधे का इस्टेब्लिशमेंट होगा, जितनी अच्छी तरह पौधा अपने आप को स्थापित कर पाएगा और उसमें सफिशिएंट पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी, उतनी ही उपज आपको ज़्यादा मिलती है। तो अगर सितंबर में हो सकता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन सितंबर में क्या होता है, अक्सर कि तापमान बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादातर जगह पर स्ट्रॉबेरी का जो रोपण है वो बगैर मिट्टी के पौधे लाए जाते हैं। उनके साथ मिट्टी नहीं होती, तो उनकी जड़ें जो है बिल्कुल खुली हुई होती हैं। तो जब हम उसको लगाते हैं तो सितंबर का जो तापमान होता है वो बड़ा हानिकारक होता है, उससे पौधे मर जाते हैं। तो अक्टूबर का जो महीना है, 15 अक्टूबर के बाद
और 15 से 30 अक्टूबर के बीच में जो का जो समय है वो स्ट्रॉबेरी रोपण के लिए उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो सबसे अच्छा है। वहीं अगर आप और पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे तो जैसे कश्मीर जैसी जगह पे चले जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा जो है फरवरी या मार्च के महीने में उसका रोपण किया जाता है, क्योंकि जब ठंड खत्म हो जाती है तो उस वक्त उसका रोपण करते हैं। या अगर हम मिड हिल्स पे आ जाएंगे जो 1100-1200 मीटर की हाइट पर आ जाएंगे तो हम इसको अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी इसका रोपण कर सकते हैं, और जिससे आपको बहुत अच्छी वृद्धि उपज मिलेगी और उससे आपको लाभ भी ज़्यादा हो। जी, यानी जिस जगह पे हम रोपण करना चाहते हैं उसके अनुसार समय निर्धारित किया गया है। इसमें और क्या कुछ खास हो सकता है? कैसे आपको रोपण करने के बाद किस तरीके से देखभाल करनी होती है, किस प्रकार से बाकी चीज़ों का ध्यान रखना होता है? क्योंकि स्ट्रॉबेरी को यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसके बारे में और क्या कुछ खास हो सकता है, इसको भी समझेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखने का। ये पहले रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पहले स्ट्रॉबेरी की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा की जाती थी, लेकिन आधुनिक कृषि की शैली ने इसे पहाड़ों से मैदानों तक ला दिया है। अब इसकी खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में की जा रही है। स्ट्रॉबेरी के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। नाजुक फसल होने की वजह से इसे ग्रीन हाउस में लगाना ज्यादा बेहतर और सुरक्षित है। किसान अगर इसकी खेती खुले में करें तो क्यारियों में लगाना ठीक रहता है, जिससे जल निकासी के बेहतर इंतजाम किए जा सकें। पौध रोपाई के लिए मैदानी भागों के किसान सितंबर महीने में ही खेत की अच्छी तरह से जुताई करके उसमें गोबर की खाद मिलाएं। इसके बाद 10 बाई 3 बाई 0.5 फीट आकार की क्यारियां तैयार कर लें, ताकि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक पौधों की रोपाई की जा सके। खेत तैयार करने से पहले 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद डाल दें। इसके बाद ही खेत की जुताई करें। किसान स्ट्रॉबेरी की रोपाई सितंबर से नवंबर माह के मध्य कर सकते हैं। बेहतर उत्पादन के लिए गोबर की खाद के अलावा पोटाश और फास्फोरस भी डालें। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के बाद ही करें। साथ ही रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। स्ट्रॉबेरी के पौधों को मिट्टी से होने वाले रोगों से बचाने के लिए पौधों की जड़ों को उपचारित करके ही रोपें। स्ट्रॉबेरी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसलिए समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। कीट व रोग प्रबंधन के लिए दवा का इस्तेमाल हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। तो हमने देखा स्ट्रॉबेरी की खेती करते समय और उसकी तैयारियों के लिए क्या कुछ खास बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसको ज़मीनी स्तर पर कैसे काम करना है, इसको भी समझेंगे डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी से। बहरहाल अपने दूसरे विषय की ओर रुख करते हैं, डॉक्टर रामलाल चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी जी, अगर हम बात करें अपने देश में तिलहनी फसलों में अहम स्थान रखने वाली ये फसलें मुख्य हैं। अगर हम बात करें सरसों की या फिर हम बात करें राई की, इन दोनों ही फसलों का बहुत मुख्य स्थान है। और हमारे देश में हमने देखा कि जो बजट अनाउंस हुआ पिछले साल, उसमें इन क्षेत्र दलहनी फसलों और तिलहनी फसलों में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प बिठाना गया है। हमारे किसानों को और कितना उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें हम राई और सरसों की अगर बात करें तो अच्छी पैदावार ले सकें और साथ ही साथ हमारे देश की जो मांग है उसको पूरा कर सकें, साथ ही साथ निर्यात की ओर भी कदम बढ़ा सकें? जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी पुलकित जी, आपने सही बताया कि भारत सरकार का तिलहनी फसलों पर विशेष जोर है, क्योंकि भारत सरकार को प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है हमारी मांग की आपूर्ति के लिए। जी, तो इसको देखते हुए वर्तमान में एक ऑयल सीड मिशन भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इन फसलों की पैदावार बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारत सरकार का ये अंदेशा है कि लगभग अगर कम से कम 10% भी अगर उत्पादन बढ़ा दिया जाए तो भी हमारी खाद्य जो मांग है खाद्य तेलों की, उसकी आपूर्ति को कम किया जा सकता है। हालांकि हम प्रति वर्ष लगभग 50 से 60% खाद्य तेल का आयात करते हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। बिल्कुल। तो इसकी जो मुख्य कारण इनका ये है कि एक तो हमारी जो तिलहनी फसलें हैं उनकी उत्पादकता कम है। अगर हम
ग्लोबल लेवल पे देखें या दूसरे देशों को देखें तो उनकी उत्पादकता कम है। इनकी उत्पादकता कम होने का मुख्य कारण जैसे हम देखते हैं कि एक तो जितने भी हमारे किसान भाई है वो जो अनुशंसित किस्में हैं या जो ज्यादा उपज देने वाली किस्में हैं, उनका दायरा कम है, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन कम है। सरसों जो या राई सरसों की बात करते हैं तो दूसरी चीज जो इनमें कीट और बीमारियों का प्रकोप है वो भी ज्यादा रहता है। राई सरसों में विशेष रूप से जैसे तनाकलन है आपका या जो व्हाइट रस्ट बोलते हैं हम, सफेद रतुआ, उसका प्रकोप भी ज्यादा रहता है। और खरपतवारों की बात करें तो जैसे किसान भाई एक ओरो बैंक की खरपतवार है जो काफी भयानक है, काफी विनाशकारी है। ये कि ये खुद का अपना भोजन नहीं बनाता है, ये सारा भोजन जो भी पोषण होता है वो सरसों के पौधे से ही लेता है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। साथ में ये खेती ज्यादातर उन क्षेत्रों में की जाती है जो जहाँ सिंचाई की ज्यादा व्यवस्था नहीं होती है, या ये हम कहे कि ज्यादातर बारानी क्षेत्रों में इनकी खेती होती रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है, एक तो एमएसपी की जैसे हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल इन फसलों की में काफी वृद्धि हुई है। अगर इस बार देखें तो भारत सरकार ने 2025-26 के लिए 6,200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी दर घोषित की है। और दूसरी ओर आजकल नई नई प्रजातियां भी जो उच्च पैदावार वाली है वो भी किसानों को से उनकी उपलब्धता बढ़ी है जी। तो इस कारण से और इसलिए इनकी पैदावार जो है, पहले हम जो कह रहे हैं कि ये बारानी और असिंचित क्षेत्रों में होती जा रही थी, लेकिन अब ये सिंचित क्षेत्रों में भी आ गई है। इनकी लाभप्रदता को देखते हुए और आजकल ये केस क्रॉप बनती जा रही है, तो ये किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद फसल साबित होती जा रही है जी। तो किसान भाइयों को इसकी तरफ और जागरूक करना है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, बुआई के रकबे को बढ़ाना है, लेकिन सावधानियों के साथ तमाम बातों को ध्यान रखते हुए कौन सी बातें इसको भी समझेंगे। बहरहाल इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। ये समय सरसों और राई की बुआई के लिए उपयुक्त है। सिंचित क्षेत्रों में किसान अक्टूबर के माह में बुआई कर सकते हैं। वैसे सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से सरसों व राई की बुआई शुरू कर दी जाती है। सरसों व राई की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए वर्षा के दिनों में जुताई इस हिसाब से करें कि खेत में खरपतवार और पिछली फसल के अवशेष न जमने पाएं। वर्षा के बाद 1-2 जुताई करके खेत में नमी संरक्षित करें। बुआई से पहले 2-3 बार जुताई करके खेत को तैयार करें। बीज उपचार के लिए सफेद रोली के लिए एप्रॉन 35 SD 6 ग्राम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से लें। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी के लिए बुआई के लिए 15-20 दिन बाद पहली सिंचाई से पहले छटाई करते हुए 10-15 सेंटीमीटर कर दें। अच्छी पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। सरसों की उन्नत किस्मों में पूसा सरसों 21, पूसा सरसों 26, पूसा करिश्मा, पूसा जगन्नाथ, पूसा बोल्ड, पूसा अग्रणी, NDRI 4। वहीं राई की उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं पूसा आदित्य, NPC 9, पूसा स्वर्णिम, IGC 1। उर्वरक डालते समय ध्यान रखें कि फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम, पोटाश 20 से 40 किलोग्राम, नाइट्रोजन 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। पहली सिंचाई बुआई के 35 से 40 दिन बाद और दूसरी सिंचाई दाने बनने की अवस्था में करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई बुआई के तीसरे सप्ताह के बाद से नियमित अंतराल पर 2 से 3 निराई करनी चाहिए। तो किस प्रकार से इस क्षेत्र में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एक रिपोर्ट के जरिए हमने एक बान के देखी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, हम देख रहे हैं कि इस समय देश के कई हिस्सों में असमय बरसात का दौर चल रहा है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए चलें तो आगे भी कई दिनों में बरसात की आशंकाएँ जताई गई हैं। ऐसी स्थिति में क्या स्ट्रॉबेरी की खेती की जो रोपण की तैयारी किसान भाई कर रहे हैं वो उनके लिए उचित है? और अगर कहीं पर ज़्यादा बरसात भी इस समय देखने को मिल रही है, वहाँ पर किसान भाई तैयारियों को क्या अभी थोड़ा सा टाल दें, क्योंकि अगर रुकेंगे तो समय डिले हो जाएगा? ये चुनौतीपूर्ण कितना है और कैसे इसका समाधान किया जाए? देखिए, स्ट्रॉबेरी का रोपण अब किसी भी समय किया जा सकता है।
लेकिन मैं बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को, जो भी स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी हमेशा बेड के ऊपर बनाई जाती है। बेड और कूंड उसमें होता है, तो 50 सेंटीमीटर चौड़ी बेड बनाते हैं, तो पानी वहाँ भरना नहीं चाहिए जी। तो जो बेड बनाएंगे, आपका जो स्ट्रॉबेरी का जो रोपण होगा वो बेड के ऊपर होगा। और अगर रोपण के तुरंत बाद अगर बरसात हो जाती है और इतना पानी ना हो कि मतलब उसमें पानी भर जाए, तो स्ट्रॉबेरी के पौधों को कोई नुकसान नहीं है जी। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें जल निकास का प्रबंध करना होगा। स्ट्रॉबेरी का जो रोपण है वो तमाम विधि हैं उसके करने की। एक तो ये है कि आप जमीन पर करके फिर बाद में उसमें मल्च बिछाएं, जैसे उसमें धान का पुआल है या सूखी घास है या दूसरे बहुत सारे मटेरियल हैं जो भी स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध होते हैं, आप उनको इस्तेमाल करेंगे। तो उसके साथ जो सिंचाई की सुविधा होगी उसकी जो पद्धति होगी वो कूंड विधि वाली होगी। अगर आपके पास पैसा है और अगर आप पॉलीथीन मल्च उस पर बिछा रहे हैं तो उसमें हम ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करेंगे जी। साथ ही साथ हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर बारिश होती भी है तो इतनी बारिश वहाँ ना हो कि उसका पानी वहाँ पे भर जाए। साथ ही साथ जब आप मल्च दे रहे हैं, अगर पॉलीथीन मल्च के साथ अगर आप स्ट्रॉबेरी का रोपण कर रहे हैं तो 2 बेड के बीच में कभी भी पॉलीथीन शीट ना बिछाएं, क्योंकि जो पानी बरसता है उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी अगर नीचे पॉलीथीन बिछाई होगी। तो जो पॉलीथीन की जो शीट बिछाई जाती है वो जो है उस बेड के ऊपर सिर्फ रखी जाती है और साइड में उसको खुला छोड़ा जाता है, ताकि जो थोड़ी बहुत बारिश अगर होती है तो वो जमीन में पानी चला जाएगा और वहाँ भरेगा नहीं। लेकिन अगर आपने कूंड में भी 2 बेड के बीच में भी अगर पॉलीथीन की शीट बिछा दी तो वहाँ पे पानी भरने की संभावना प्रबल रहेगी और आपके पौधे मर सकते हैं जी। तो इस समय जो बरसात की आशंकाएं देखी जा रही हैं, उस बरसात में आपको कैसे समाधान करने हैं और आपको खेत में पानी जल निकासी की जो व्यवस्था करनी है, इसको खासकर ध्यान में रखकर आप स्ट्रॉबेरी की खेती में आगे बढ़ें और कुछ खास बातें जानेंगे। बहरहाल एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है। मैं जानना चाहता हूँ कि स्ट्रॉबेरी की अच्छी खेती, अच्छी पैदावार लेने के लिए हमारी कैसी जलवायु हो, हमारी मिट्टी कैसी हो, हमें मैदान में इस खेती को करना चाहिए कि पानी हाउस में करके जो अधिक लाभ देना चाहिए। और दूसरी चीज मैं और जानना चाहता हूँ सरसों में, जो हमारी माही सरसों है, इसका बोने का उचित समय कौन सा है? फिर हमारी काली सरसों आ जाती है, सीधी आ जाती है, फिर मेरा लाहा आ जाता है जो बहुत पद्धति में बोया जाता है, तो हमें किस समय बोना चाहिए जिससे अच्छी पैदावार मिल सके? जी नंदस्वरूप मिश्रा जी, आपने दोनों विषय से जुड़े हुए आपके सवाल हैं और ये सवाल दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जवाब भी हम लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप बने रहें क्योंकि यहाँ समय की मांग है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। ब्रेक के उस पार आपके सभी सवालों का जवाब हम लेते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। ब्रेक से पहले नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे दर्शक थे, उनका सवाल था, उसके सवाल को ले लेते हैं। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, बाराबंकी में अगर स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं, किन सिद्धांतों को अपना कर खेती में आगे बढ़ें? और एक महत्वपूर्ण सवाल किसान भाइयों का ये भी रहता है, भूमि का चयन इसमें कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? कौन सी भूमि पर चयन करें? और जो फसल चक्र की हम बात करते हैं कि फसल चक्र को अपनाकर ही आपको खेती किसानी में आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए कौन सा फसल चक्र उचित रहेगा? देखिए, स्ट्रॉबेरी बहुत छोटे सीजन की फसल है कि अगर आप
अक्टूबर के महीने में लगाएंगे तो मैदानी भागों में लगभग 15 फरवरी के बाद जब तापमान बढ़ जाता है फिर इसकी खेती लगभग खत्म हो जाती है। जी। तो ये है कि इतनी छोटी क्रॉप है और बहुत जल्दी आय देने वाली क्रॉप है। साथ ही साथ मिश्रा जी को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि इसके लिए कोई अलग से खेत हो, आप इसको आम, लीची, अमरूद किसी के बाग में भी अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी आप लगा सकते हैं। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आप अपनी बालकनी में भी लगा सकते हैं, वहाँ आपको गमले में लगानी होगी। एक चीज़ तो ये होगी। जहाँ तक मिट्टी की आपने बात की है तो मिट्टी इसके लिए बलुई दोमट, जिसका पीएच मान लगभग 5.5 से 6 के बीच में होगा या 6.5 के आसपास हो, वो उत्तम माना जाता है। और ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जितनी अच्छी पौधे की वृद्धि होगी उतना ही ज़्यादा आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और जहाँ तक रोपण की बात है, जितना आप लेट करेंगे मैदानी क्षेत्रों में उतनी ही उपज आपकी घटती जाएगी। 15 सितंबर के आसपास अगर आप लगा देते हैं तो आपका उत्पादन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मिलना शुरू हो जाएगा। और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जब नया वर्ष आता है उस वक्त इसकी डिमांड बहुत होती है और उसकी जो प्राइस है वो भी लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा मिलती है। अगर उत्पादन आप मार्च में लेंगे या फरवरी में लेते हैं तो उसकी जो मार्केट रेट है लगभग 80 से 100 रुपये किलो हो जाता है। लेकिन वही स्ट्रॉबेरी अगर आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पैदा कर पाते हैं तो वो आपकी 300 रुपये किलो या 400 रुपये किलो भी बिक सकती है अगर आप अच्छी मार्केटिंग उसकी करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और जहाँ तक उसके लगाने की बात है तो स्ट्रॉबेरी का उत्पादन लगभग देश में सारे हिस्सों में किया जा रहा है, बस इसका समय अलग है, सिर्फ दक्षिण भारत को छोड़ के कि जहाँ ठंड नहीं होती, क्योंकि इसके लिए फूल खिलने के लिए थोड़ी ठंड की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, तो वहाँ का जलवायु इसका समर्थन नहीं करता, इस वजह से शायद वहाँ के दक्षिण भारत में इसकी खेती करना संभव नहीं है। बाकी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बुआई का समय है। डॉक्टर साहब ने पहले भी इसका समाधान बताया, आप इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। रुक करते हैं अपने दूसरे मेहमान डॉक्टर रामलाल चौधरी जी की तरफ। डॉक्टर चौधरी जी, हम ये भी देख रहे हैं, जैसे पहला सवाल हमने डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी से किया कि बरसात असमय हमें देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, तो उस समय आप, क्योंकि इसकी भी दोनों फसलों की बुआई का समय चल रहा है, ऐसे समय में बुआई करना क्या चुनौतीपूर्ण है? साथ ही साथ हमारे एक दर्शक थे, उनका ये भी सवाल था कि किसान काली सरसों का चयन करें या पीली सरसों का चयन करें, कौन सा उचित रहेगा इनकी आमदनी के पर्सपेक्टिव से? ये बाराबंकी से सवाल था जी। देखिए, जहाँ तक बारिश का सवाल है, निस्संदेह जैसे बारिश अगर बुआई से पहले होती है तो वो लाभदायक सिद्ध होती है। लेकिन जैसे आजकल बहुत मोबाइल पे भी फोरकास्टिंग आती रहती है, इसलिए मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूंगा कि मोबाइल भी जो एक अच्छा स्रोत है उसकी फोरकास्टिंग भी वो देखते रहे कि कहीं जैसे आपने आज बुआई की और कल ही अगर बारिश का फोरकास्टिंग है, मतलब संभावना है कि कल बारिश होगी या अगले 2 दिन में बारिश होने की संभावना है या 3 दिन में, तो बुआई नहीं करें। लेकिन अगर ऐसा है कि बारिश दिखा रही है कि आगे 1 सप्ताह बाद बारिश होगी या 15 दिन बाद बारिश होगी, तो इस स्थिति में बुआई की जा सकती है, क्योंकि जब तक बारिश होगी तब तक इसका जर्मिनेशन हो चुका होगा। और वैसे भी मानसून जा चुका है, ज्यादा बारिश मतलब ज्यादा घनी बारिश होने की संभावना कम है, बारिश होगी तो भी वो हल्की होगी। एक तो ये चीज है। और दूसरी चीज ये है कि बाराबंकी से जैसे इन्होंने बताया कि कौन सी सरसों लगाना चाहते हैं, तो मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश में जो सरसों लगाई जाती है उसका 90% जो है वो हमारी भारतीय सरसों ही उगाई जाती है। दूसरी जो कुछ किसान भाई जैसे मसालों के लिए, जैसे मान लो आपकी बनारसी राई है या काली राई है, ये लगाते हैं। और कुछ लोग जैसे मतलब क्वालिटी के लिए, विशेष रूप से क्वालिटी के लिए पीली सरसों का उपयोग करते हैं। तो किसान भाई आज व्यवस्था ये है कि पीली सरसों होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए उसका मतलब जो प्राइस होता है, इनकम होती है, वो अच्छी मिलने की संभावना रहती है। हालांकि उसकी पैदावार जो भारतीय सरसों की तुलना में कम होती है, उसकी पैदावार लगभग आपका 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है, जहाँ अपने भारतीय सरसों है उसकी पैदावार आपका लगभग 2.5 टन के आसपास, 2.5 टन प्रति एकड़ के हिसाब के आसपास प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो सवाल ये है कि वो कौन सी सरसों उगा सकते हैं। तो मुनाफा निस्संदेह जैसे मैं कहूँगा कि अगर फार्मर्स को मतलब कि उसकी उत्पादन और प्रॉफिट के हिसाब से देखना है तो भारतीय सरसों लगाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जी, तो नंदस्वरूप मिश्रा जी, आप इस प्रकार से भारतीय सरसों की ओर रुख करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। बक्सर बिहार से कमलेश कुमार जी हैं। कमलेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। कमलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कमलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है संपर्क टूट गया है।
सवाल है जी कमलेश जी, सुन पा रहे हैं तो आप सवाल पूछें। स्ट्रॉबेरी का खेती कर सकते हैं? जी, आपका सवाल है कि आप स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं। हेलो, जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, डॉक्टर स्ट्रॉबेरी का खेती कर सकते हैं? जी जी, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। आपका सवाल को शामिल करते हैं और जवाब सुनिए आप। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, क्या बक्सर में कर सकते हैं और बीज कहाँ से प्राप्त करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ ठंड होती है वहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी कर सकते हैं। थोड़ी सी ठंड की आवश्यकता इसको होती है। और जहाँ तक आपने पौधों की बात की है, तो ज़्यादातर जो है पौधे इसके पहाड़ी क्षेत्रों से लिए जा सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है, उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर है, आप उनसे भी ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। या पालमपुर विश्वविद्यालय है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। या महाबलेश्वर एरिया जो है महाराष्ट्र का, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। या बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, उनके पौधे थोड़े महंगे हैं, वो आपको घर पर भी डिलीवरी कर देते हैं। तो ये मुख्य जगह हैं जहाँ से आप इसके पौधे ले सकते हैं। और जिसका पौधा थोड़ा महंगा आता है, अगर जो है किसी सरकारी स्रोत से आप खरीदते हैं तो लगभग 2-3 रुपए के आसपास एक रनर आता है। और 1 हेक्टेयर में लगभग 50,000 से 60,000 पौधे लगते हैं। जी, तो अगर आप टिश्यू कल्चर वाला पौधा खरीदेंगे तो वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। तो आप इन क्षेत्रों में संपर्क करके, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे किसान भाई भी हैं जो इसका बिजनेस करते हैं, जो आपको पौधे उपलब्ध करा सकते हैं। जी, डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, एक दर्शक हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है। वो मेरठ से हैं, उनका नाम है शक्ति सिंह तोमर। वो जानना चाहते हैं कि मैं भी किसान हूँ उत्तर प्रदेश बिजनौर का, और स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता हूँ। मेरठ में क्या कहीं पौध मिल सकती है हमें? नहीं, मेरठ में देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि या तो आप किसी प्राइवेट कंपनी से संपर्क करेंगे, वो आपको वहाँ भेजेंगे। अन्यथा आपको पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क करना पड़ेगा। जो सरकारी स्रोत हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, या जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप उनसे संपर्क करेंगे। वहाँ से अगर आप पौधा खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। जी, तो इस प्रकार से आप जहाँ बताया गया संस्थान है, उस संस्थान से संपर्क करके आप बीज या फिर पौध उपलब्ध करा कर अपने क्षेत्र में खेती आगे बढ़ सकते हैं। एक दर्शक हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। फ़ोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, प्रेमपाल सिंह उत्तर प्रदेश से हैं। प्रेमपाल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। प्रेमपाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर, मैं प्रेमपाल जी, सवाल पूछिए। ये सर सवाल, हेलो। हाँ जी जी, सवाल पूछें। मैं प्रेमपाल मेरा सर जो सरसों है तो उस समय की जाए उचित उन्नत तो पैदावार। प्रेमपाल जी, आपकी तकनीकी समस्या की वजह से आप उचित आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके भी हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं, लेकिन जितना सवाल आपके सवाल को हम समझ पाए हैं, डॉक्टर रामलाल चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रामलाल चौधरी जी, ये दर्शक है हमारे कासगंज उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं कि कासगंज के क्षेत्र के लिए कौन सी उचित किस्में सरसों की है, बुआई किस प्रकार से करें और किन तौर तरीकों को अपनाकर उसकी अच्छी देखभाल हम कर सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, पहले भी क्वेश्चन आया था कि बाराबंकी वाले जो किसान थे, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि मैं कौन सी सरसों लगाऊं। तो किसान, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप बुआई कब कर रहे हो। बुआई का कब करने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप 15 अक्टूबर तक बुआई कर लेते हो, तो जो हम कहते हैं कि पीली सरसों, भूरी सरसों या तोरिया की जो होती है, ये 15 अक्टूबर से पहले इनकी बुआई कर लेनी चाहिए। अगर जो किसान भाई इस समय में बुआई नहीं कर पाते हैं, तो वो मीन्स अक्टूबर अंत तक आपकी जो भारतीय सरसों है इसकी बुआई कर सकते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात ये रही। दूसरी चीज कि किन प्रजातियों का उनको चुनाव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं जैसे बताना चाहूंगा, जो सामान्य सिंचित क्षेत्र है और जो सामान्य दशा है, मतलब जैसे बुआई आपको 15 से 25 अक्टूबर तक आपकी हो जा रही है, आप कर पा रहे हैं, तो जो भारतीय सरसों की मुख्य प्रजातियां हैं, उनमें जैसे हमारी अभी इसी साल एक रिलीज हुई है वैरायटी DRMR 1865, BPM इसको 1865 भी बोलते हैं, और दूसरी BPM 11 है आपकी, गिरिराज है। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो समय पे और सिंचित क्षेत्र में बुआई के लिए उपयुक्त किस्में हैं। अगर जो किसान भाई जिनकी रेनफेड है, जहाँ सिंचित व्यवस्था नहीं है, तो वो किसान भाई हमारे जो असिंचित क्षेत्र के लिए किस्में हैं, जैसे DRMR 116540 है, RH 1424 है, RH 725 है, ये किस्में किसान भाई अपना सकते हैं। इसके अलावा
अगर किसान भाइयों के जैसे मान लो लवणीय या क्षारीय भूमि की समस्या है, तो ये किसान भाई CS60 या CS64 ये किस्में उन दशाओं के लिए ये किस्में उपयुक्त है, तो इनकी पैदावार वो ले सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे गुणवत्ता वाली सरसों उगाना चाहते हैं जो किसान भाई, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जैसे 00 है। 00 का मतलब उसमें यूरिक एसिड भी कम होता है और ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा भी कम होती है। जी तो डॉक्टर चौधरी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हैं फोन लाइन के से जुड़े हुए हैं, एक पहले उनका रुख कर लेता हूँ, लौटता हूँ आपके पास। संदीप कुमार हैं देवानी हरियाणा से। संदीप जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। संदीप जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संदीप जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सवाल पूछिए। सुन पा रहे हैं जी? जी सुन पा रहा हूँ, सवाल पूछिए। सवाल ये जी, सरसों के जड़ों में मरघोटा हो जाता है नीचे। सरसों की जड़ों में माहू लग जाता है? सरसों की जड़ों में दिक्कत आ रही है जी, सरसों की जड़ों में खरपतवार हो मरघोट जाता है उसको। जी आपका सवाल महत्वपूर्ण है डॉक्टर चौधरी जी का। नहीं होता वो। जी डॉक्टर राम चौधरी जी, दर्शक हैं हमारे हरियाणा से, इनकी सरसों की जड़ों में खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा है, किस प्रकार से समाधान करना चाहिए? देखिए, इनकी जो जड़ों की प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये जो ब्रोमरैप जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ओरोबैंक की, कहीं किसको गुड़िया भी बोलते हैं, ये इसकी प्रमुख समस्या है और किसान इससे बहुत ग्रसित है, वो उसी की बात कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे संस्थान में इसी वर्ष एक बहुत ही अच्छे केमिकल का मीन्स उसको निजात किया है, जो आप नीम ऑयल है, वो नीम हालांकि कॉमर्शियली अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप 1-2 साल में इसको कॉमर्शियली आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो उसके आप नीम ऑयल को यूज करेंगे, तो ये आपका जो गुड़िया है ओरोबैंक की है, इससे निजात आपको काफी हद तक मिल जाएगा। साथ में इसका एक जो दूसरा फॉर्मुलेशन है, वो नीम ऑयल के साथ में मेट सल्फ्यूरन। मेट सल्फ्यूरन क्या होता है, ये विशेष रूप से सरसों गेहूं की फसल के लिए होता है। मेट सल्फ्यूरन का जब हम सरसों की फसल में उपयोग करते हैं, तो वो सरसों की फसल को मार देता है, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसे फॉर्मुलेशन तैयार किया है ताकि उसको नीम ऑयल के साथ अगर मिलाकर हम देंगे, तो वो गुड़िया का प्रबंधन अच्छे से कर पाएगा। अभी तक ये ऐसा खरपतवार है जिसका प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जमीन से निकलता है और जब सरसों की फसल लगभग 40-50 दिन की हो जाती है, तब ये खरपतवार बाहर निकलता है और सरसों की जड़ों से ये खरपतवार निकलता है और वहीं से पोषण लेता है। तो इसलिए इसको मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है कि जल्दी इसका उचित उपाय ढूंढ लिया जाएगा। साथ ही दूसरे जो खरपतवार है, आप उसके लिए मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि बुआई के 72 घंटे के भीतर एक दवाई आती है, पेंटिमिथिलिन स्टाम्प नाम से मिलती है। उसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करेंगे, तो जितने भी आप जो शुरू में खरपतवार आते हैं, उन खरपतवारों से आपको काफी हद तक उनका निजात मिल पाएगा। जी, तो इस प्रकार से खरपतवारों का आप समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उचित तरीके से आपको बताया है, इसी प्रकार से आप सरसों की खेती में आगे बढ़ेगा। खरपतवारों की समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल शामिल करेंगे अपने दर्शकों के, अपने एक्सपर्ट से समाधान जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, बुआई को लेकर आपने बुनियादी बातें हमारे दर्शकों को समझाई हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बुआई के बाद जब ब्रांचेस उसमें निकलने लग जाए, उन ब्रांचेस को हटा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कौन सी बातें हैं जो किसान भाई दरकिनार कर देते हैं, अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो और बेहतर उत्पादन की ओर बढ़ा जा सकता है? नहीं, देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें कोई शाखाएं नहीं निकलती हैं। कि इसमें है कि जब आप पौधे को खरीदते हैं तो उसमें 3 से 4 पत्ते होते हैं। तो
जब आप रोपण कर रहे होते हैं तो एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम उसमें इरिगेशन दें तो जो उसका जो बीच वाली जो पत्ती है वो कभी भी पानी के नीचे नहीं दबनी चाहिए जी, ठीक है, क्योंकि बीच वाली पत्ती अगर दब जाएगी तो पौधा मर जाता है। तो जब रोपण हम कर रहे हैं तो 3 से 4 पत्ते उसमें होते हैं। अगर पत्ते बहुत पुराने हैं, उनका रंग थोड़ा सा जो है लाल सा हो गया है या पीला हो रहा है, तो उन पत्तों को सिर्फ आप नीचे से हटाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वृद्धि हो। और उसमें जो है कई जो जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में क्राउन, वो क्राउन ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा आपका जितने खाद्य तत्व होंगे और जितना अच्छा पानी और इसकी व्यवस्था होगी उतने ही ज़्यादा क्राउन उसमें से निकलेंगे। और जितने ज़्यादा क्राउन होंगे उपज के साथ उनका पॉजिटिव रिलेशन है। ज़्यादा क्राउन होंगे उपज आपकी ज़्यादा है, क्योंकि हर क्राउन से एक जो है इन्फ्लोरेसेंस निकलता है। और उस इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उस पर कई सारे प्राइमरी फूल खिलते हैं, फिर सेकेंडरी फूल खिलते हैं, फिर टर्सरी फूल खिलते हैं। तो नंबर ऑफ क्राउन्स जितने ज़्यादा आप निकाल पाएंगे, जितना अच्छा पोषण करेंगे, उतना ही ज़्यादा उत्पादन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो उसमें किसी ब्रांच को नहीं निकालना है। सिर्फ अगर कोई पत्ता ऐसा है कि जो पुराना है, पीला पड़ रहा है, तो उस पत्ते को हटा के आप दूर कर दें। और उसमें मल्च का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो फल होता है वो बिल्कुल ज़मीन पर रहता है और अगर वो मिट्टी के संपर्क में अगर आ गया तो आपका फल सड़ जाता है। इसलिए इसमें मल्च डालना बहुत आवश्यक है। चाहे आप कार्बनिक मल्च दें, चाहे पॉलीथीन मल्च दें, या किसी भी तरह से। और जैसे कि आजकल वर्टिकल कल्चर का बहुत प्रभाव देखा जा रहा है और लोग वर्टिकल कल्चर कर रहे हैं, तो स्ट्रॉबेरी को सफलतापूर्वक वर्टिकल गार्डनिंग में भी लगाया जा सकता है, कि जिसमें आप ग्रोइंग मीडिया में जैसे बालकोनी के साथ या जो है किसी दीवार के साथ भी आप उसको लगा सकते हैं, पिलर के साथ आप उसको लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में वहाँ मल्चिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और विदेशों में की अगर हम बात करेंगे तो उनकी पूरी की पूरी स्ट्रॉबेरी जो है सॉइललेस कल्चर में होती है। वो जो है हैंगिंग स्ट्रॉबेरी जिस तरह से होते हैं, ट्रेज लगे होते हैं आपकी सर की हाइट के बराबर, और वहाँ पे वो उसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और ग्रोइंग मीडिया में ग्रो करते हैं। उसमें मल्चिंग की ज़रूरत नहीं होती और खड़े होकर वो आराम से अपना हार्वेस्टिंग करते हैं। तो वर्टिकल कल्चर में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपको मल्चिंग की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा अगर आप खेत में लगा रहे हैं तो मल्च जरूर डालें, अन्यथा जो है आपका फल सड़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने पोषक तत्वों की बात की कि अगर पोषक तत्व उचित मात्रा में है तो आपका फल उत्पादन अच्छी तरीके से देगा। मैं इस पे आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शक हैं उनका रुख कर लेता हूं। फोन लाइन के जुड़े हुए हैं। कन्हैयालाल प्रजापति हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबूलाल लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। ये सरसों के फसल लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मतलब कितना पानी देना चाहिए और ईटे कर के अंदर कितना बीज लगता है, तो हमें ये बताइए। जी, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामलाल चौधरी, आपका रुख करते हैं और हमारे दर्शक हैं कन्हैयालाल प्रजापति उज्जैन से। ये जानना चाहते हैं सिंचाई प्रणाली किस प्रकार से होनी चाहिए, जल प्रबंधन किस प्रकार से करें सरसों के खेत में, और 1 हेक्टेयर में कितने बीज उपयुक्त रहेंगे बुआई करने के लिए। जी कन्हैयालाल जी, देखो किसान सरसों की उचित फसल लेने के लिए या ज्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए एक तो समय से बुआई करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप बिल्कुल अब समय भी हो गया है इसकी बुआई का, और आपको ध्यान ये रखना है कि ज्यादा जैसे बारिश नहीं हो, और साथ में अगर दिन का तापमान है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं हो तो आप बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए आप उचित किस्मों का चुनाव करें, समय पे बुआई कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, जो अच्छी किस्में हैं BPM 1825 है, गिरिराज है, आपकी RH 1975 है, ये ऐसी किस्में हैं जो समय से बुआई के लिए उपयुक्त है। तो इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। आपको बुआई लाइनों में करनी चाहिए, मतलब सीड्रिल से आपको बुआई करनी चाहिए, और जिसकी उचित दूरी है कि आप कम से कम 45 सेंटीमीटर की 2 कतारों के बीच में दूर रखनी है, और 2 पौधों के बीच में आपको 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। इस प्रकार आप देखेंगे तो लगभग 2.25 से 3 लाख पौधे प्रति हेक्टेयर में आपके होने चाहिए। यानी मैं कहूँगा कि 20 से 25 पौधे आपके 1 वर्ग मीटर में पौधे होने चाहिए। इससे ज़्यादा घने पौधे हैं तो आपकी पैदावार घटने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब फसल 15-20 दिन की हो जाए तो उसमें विरलीकरण करना चाहिए, ताकि पौधों की उचित संख्या हो सके, और लगभग पहली सिंचाई आप कर ले, उसके बाद में एक निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ में जैसे बुआई कर रहे हैं तो उसमें आपको बीजोपचार बहुत जरूरी है,
अगर आपका सफेद रोल से प्रभावित क्षेत्र है तो जैसे आपने वीडियो में भी दिखाया था कि एप्रोन 35 एसटी की 6 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से आप उपयोग करना चाहिए। जहां तनागलन की आपकी समस्या ज्यादा आ रही है तो आप कार्बाडेजिम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से आप बीजोपचार कर सकते हैं। साथ में रही आप सिंचाई की, जैसे सरसों की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, किसान भाई क्या करते हैं, अगर जैसे मेड और क्यारी विधि भी अपनाते हैं तो उसमें अधिक पानी दे देते हैं, जो कि इसके बीमारियों को आमंत्रित करता है। इसलिए वह आपको सिंचाई के समय ध्यान देना चाहिए कि सिंचाई 5-6 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। तो पहली सिंचाई आपको करनी चाहिए जब फसल में फूल आ रहे हैं, मतलब 30 से 40 दिन की जब अवस्था हो जाए। और दूसरी सिंचाई अगर आवश्यकता अनुसार मावट नहीं हो, जैसे सर्दियों में ज्यादातर बारिश हो जाती है, अगर बारिश नहीं होती है तो लगभग 65-70 दिन के बाद जब उसमें फलियों में दाना बन रहा हो, उस समय आपको दूसरी सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। और साथ में आप जो कीट और व्याधियां रोग आ रहे हैं उनका अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ठीक से तो आपकी फसल निस्संदेह अच्छी पैदावार होने की पूरी संभावना है। जी, तो इस प्रकार से आप जल प्रबंधन कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई सरसों के क्षेत्र के लिए, ये बातें बहुत उपयुक्त हैं, इनको भी ध्यान रखें किसान भाई आगे बढ़ें। डॉक्टर राधामोहन शर्मा जी लौटते हैं आपके तरफ और एक बार फिर से बात करते हैं पोषक तत्वों के प्रबंधन को लेकर। बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक का जो ये पूरी विधि है, यह पूरा समय का अंतराल है, इन समय के अंतराल पर कहाँ पर हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? क्या हम शुरुआत में डाल दें तो क्या आखिरी तक वो पोषक तत्व काम कर जाएंगे? किस प्रकार से इस रणनीति को बनाना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी जो उगाने की पद्धतियाँ हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप ट्रेडिशनल विधि से लगा रहे हैं, परंपरागत तरीके से आप लगा रहे हैं और आप ऑर्गेनिक मल्च दे रहे हैं, तो इसमें हम खेत की तैयारी के समय ही इसके लिए बेसिकली 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो जिसमें हम ज़्यादातर मात्रा जो है खेत की तैयारी के समय कर देते हैं और लगभग जो है 60 से 70 टन जो है गोबर की खाद इसमें डालते हैं। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट अगर आप डाल रहे हैं तो वो उसका 1/3 आप डालें। तो ये जो खाद्य तत्व हैं, अगर आप जैसे गेहूं या दूसरे खेतों की तैयारी करते हैं वैसे इसकी तैयारी की जाती है, बस इसमें मेड़ बनाई जाती है और इसमें जो खाद्य तत्व हैं ज़्यादातर पहले डाल दिए जाते हैं। और आखिरी डोज जो हम देते हैं वो मल्च डालने से पहले जब हम गुड़ाई करते हैं तो उस वक्त हम 10 से 20 ग्राम DAP जो है पौधे के आसपास डाल के उसकी गुड़ाई कर देते हैं। और ये काम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या 15 नवंबर से पहले हो जाना चाहिए। वहीं अगर आप पॉलीथीन शीट डाल के, मल्च डाल के अगर आप ड्रिप इरीगेशन विधि से दे रहे हैं तो वही हमारे पास जो अलग अलग तरह के जो फर्टिलाइज़र आते हैं 19-19-19 है या दूसरे कंपोजिशंस हैं, तो उनका हम शुरुआत से हफ्ते में 2 बार इसको हम इरीगेशन दे सकते हैं। और उसमें जो है 8 से 10 ग्राम वो फर्टिलाइज़र प्रति लीटर पानी में घोल के अगर हम उसको देंगे तो उससे शुरुआत में हम नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रखते हैं ताकि जो है उसमें वृद्धि ज़्यादा हो, उसमें क्राउंस ज़्यादा बने ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ सकें। और जैसे जैसे फूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं फिर उसमें हम फास्फोरस और पोटास की मात्रा को थोड़ा बढ़ाते हैं और जो नाइट्रोजन की मात्रा उसको हम कम करते हैं। तो इस तरह से आप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इस बात पर निर्भर करेगा कि आप स्ट्रॉबेरी की खेती को परंपरागत तरीके से कर रहे हैं या फिर आप ड्रिप इरीगेशन के साथ कर रहे हैं। जी, इसके साथ ही एक दर्शक और हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मुख्तियार चंद हैं जम्मू कश्मीर से। मुख्तियार जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मुख्तियार जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि मैं उधमपुर में रहने वाला हूँ। जी अपना सवाल फिर से दोहराइए। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ जी। तो मैं सरसों की खेती करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर रामलाल चौधरी जी, क्या जम्मू कश्मीर में सरसों की खेती करना संभव है? अगर कर सकते हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखें? जी निस्संदेह जम्मू कश्मीर में काफी अच्छे से खेती होती है इसकी, और स्पेशली जम्मू रीजन में देखते हैं तो वहाँ अगर भारतीय सरसों की बहुत अच्छी हमने देखा है कि भारतीय सरसों की जो प्रजातियां हैं आपकी जैसे गिरिराज है ये, और आपकी ये RH 1975 है, ये काफी प्रचलित है। दूसरी चीज वहाँ ब्राउन सरसों पे की जाती है, भूरी सरसों भी वहाँ होती है। तो उसके लिए जो संशोधित किस्म है वो शालीमार 1 है, शालीमार 2 और शालीमार 3, ये प्रजातियां भूरी सरसों के लिए उपयुक्त है। तो इनकी खेती आसानी से की जा सकती है। जी, तो आप जम्मू में भी अच्छी खेती इसकी कर सकते हैं। डॉक्टर राधामोहन शर्मा जी एक बार फिर से आपका रुख कर लेता हूँ। हमारा देश फल और सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका जो मेन कारण है वो हमारे किसानों की जागरूकता, उनकी जानकारी और उनकी मेहनत के बदौलत भी है। साथ ही साथ
आप जैसे तमाम ऐसे वैज्ञानिक हैं जो हमारे किसानों की मदद करते हैं ताकि किसान भाई अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें। अगर हम फलों की बात करते हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी की आज हम बात कर रहे हैं। आज हमारे देश में जो स्ट्रॉबेरी का उत्पादन है वो कितना हो रहा है और आगे हमारे ऐसे क्या लक्ष्य हमें रखे हुए हैं, हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने ऐसे क्या लक्ष्य रखे हुए हैं जिसमें हमारे किसान भाइयों की बढ़ चढ़ कर भूमिका होती है? देखिए, ये एक वर्षीय फसल है, तो इसका जो डाटा है उत्पादन का या पैदा करने का एरिया वो लगभग जो है चेंज होता रहता है। तो लगभग ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलें तो 5000 हेक्टेयर पे स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। और मुख्य एरिया आपका महाबलेश्वर का एरिया जो महाराष्ट्र का है, मुख्य उनका है, और वहाँ इसका GI भी लिया जा चुका है। तो वो बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी पैदा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि स्ट्रॉबेरी को मैदानी क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं। तो जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो फल की तुड़ाई है वो मई जून में होती है, तो उसकी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है जी। और जो हमारे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में होता है, हमारा उत्पादन होता है जनवरी और फरवरी में। तो उत्पादन हमारे यहाँ फल का ज़्यादा अच्छा होता है, तो हम लोग फल में ज़्यादा कमाते हैं। और जो पहाड़ी एरिया है वो लोग पौधे बेच के ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पौधे आसानी से बन जाते हैं जी। तो इस तरह से, और जहाँ तक आपने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की बात की, तो उनकी स्कीम से स्टेट्स में चल रही हैं और कुछ किसान भाई हमारे उसका लाभ भी उठा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ बहुत सारी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की सब्जियां वगैरह उनमें भी, क्योंकि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ज़्यादातर काम जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का है। तो स्ट्रॉबेरी की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में थोड़ी समस्या ये रहती है कि उसमें परागण की बड़ी समस्या आ जाती है जब हम उसको पॉलीथीन के अंदर करते हैं। और ये इसमें देखा गया है कि जितनी ज़्यादा बीज आती हैं उतना ही अच्छा उत्पादन और उतना ही इस फल का साइज बड़ा होता है। तो क्योंकि इसको ओपन फील्ड में करते हैं, लेकिन इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अगर हमें ले जाना है तो हमें जो पॉलीथीन टनल्स होती हैं, जो लो टनल्स होती हैं, उनको हम जरूर इस्तेमाल करते हैं, खास करके मैदानी क्षेत्रों में। तो वहाँ हमारे किसान भाई नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जो उनकी टर्म्स कंडीशंस हैं उनकी स्कीम्स की, उसके तहत वहाँ से लोन ले सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं, बैंक से लोन लेके सब्सिडी ले सकते हैं। और वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब भी हम मैदानी क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी को अगर खुले में आप करेंगे, अगर उसके ऊपर टनल नहीं होगी पॉलीथीन की, तो एक तो जो फ्रॉस्ट होता है उससे इसके फूल मरते हैं, क्योंकि इसके फूल खिलने का समय दिसंबर का महीना है जी। तो इसलिए वो भी आवश्यकता है। दूसरा क्या है, क्योंकि हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की तलहटी में है पूरा, तो वहाँ स्नोफॉल होता ही है सर्दियों में। तो जब हमारा फल पक के तैयार होता है हरियाणा, पंजाब या दिल्ली के आसपास का, उस वक्त बरसात भी आती है। तो अगर आप पॉलीथीन कवर में स्ट्रॉबेरी करते हैं तभी आप नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी फसल जो है बरसात से बची रहेगी, दूसरा उसमें जो है जो फ्रॉस्ट से या लो टेम्परेचर से जो नुकसान होना है वो नहीं होगा जी। तो ये भी कुछ खास बातें हैं जिनको किसान भाई ध्यान में रखें स्ट्रॉबेरी की खेती में खासकर। फिलहाल यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी है। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से एक दर्शक का रुख कर लेते हैं। पंचानंद हैं उड़ीसा से। पंचानंद जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। पंचानंद जी, आपके सवाल को सही तरीके से हम समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर से दोहराएंगे? हाँ जी सर, मेरा ध्यान और जिस क्या तो मैं उसमें सरसों के बुआई करना चाहता हूँ।
तो उसमें हो पाएगा कि? जी, आपने धान की फसल लगा रखी थी? जी जी सर। जी, और पक चुकी है ऑलरेडी। पक चुकी है। जी, डॉक्टर रामलाल चौधरी जी, फसल चक्र की अगर हम बात करें तो हमारे किसान भाई ने धान की फसल लगा रखी थी, धान की फसल पक चुकी है। क्या आप कटाई के उपरांत उस खेत को चुन सकते हैं सरसों की बुआई को लेकर? और इसके अलावा अगर फसल चक्र की बात की जाए ओवरऑल, तो किसानों को किस फसल चक्र को अपनाना चाहिए? जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एरिया पर भारत सरकार का भी काफ़ी जोर है। जो हम कहते हैं कि राइस फेलोरिया, या राइस मतलब जहाँ धान होता है उसके बाद ज़्यादातर किसान भाई, क्योंकि धान देरी से कटता है इसलिए वो पटती छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सरसों उत्पादन का या सरसों की फसलों का विस्तार किया जा सकता है। तो मैं पहले तो किसान भाई को ये बताना चाहूँगा कि धान के बाद में सरसों मीन्स लगाई जा सकती है और अच्छी पैदावार इसकी की जा सकती है। तो जो ये उड़ीसा से रहने वाले हैं, तो मैं इनको जैसे कुछ वेराइटी में बताना चाहूंगा कि DRMR 150-35 है या NRC HB 101 है। ये उन एरिया के लिए है जहां अगर देर से भी ये बुआई कर रहे हैं किसान भाई, तो भी ये अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हैं। अच्छा, धान से पड़ती भूमि जैसे पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, असम है या वेस्ट बंगाल, ये सब इन राज्यों में विशेष रूप से धान के बाद सरसों की फसल ली जाती है। और इन जनरल बात करें राजस्थान में, जैसे तो राजस्थान में तो आपका बाजरा है, बाजरा के बाद सरसों लेते हैं, या आपकी मक्का है, मक्का के बाद सरसों लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों को ध्यान ये देना चाहिए कि जो भी फसल चक्र अपनाए, क्योंकि फसल चक्र वहाँ की जलवायु के आधार पर मीन्स उस पर निर्भर करता है। तो अगर जैसे किसान भाई धान लगा रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि धान के बाद जैसे सरसों ले, सरसों के बाद में अगर कोई दलहनी फसल में उसका समावेश कर दिया जाए तो उसकी पैदावार में मतलब ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो उस जो प्रोडक्शन सिस्टम होगा उसकी सस्टेनेबिलिटी अच्छी होगी। हमारा एक इस कहते हैं कि ट्रिपल एम मतलब जैसे मूंग आप जायद में लीजिए, फिर आप मेज लगाइए और उसके बाद में सरसों लगाइए। तो जो ये फसल चक्र है, मेज मस्टर्ड सरसों ये कह सकते हैं। आपका पहले जायद में आप मूंग लगाएंगे, फिर मक्का लगाएंगे और फिर सरसों लगाएंगे। तो ये ऐसा फसल तंत्र है, इसमें आपकी अधिकतम उत्पादकता आपको मिल सकती है। जी, डॉक्टर रामलाल चौधरी जी, एक सवाल और महत्वपूर्ण आपसे ले लेते हैं। सरसों की और राई की फसल में अगर मुख्यतः रोग और कीटों की अगर हम बात करें तो कौन से रोग और कीट हैं जिनकी लगने की संभावना ज़्यादा रहती है इस समय? इसमें बुआई के तुरंत बाद एक कीड़ा आता है, चितकबरा कीट जिसको कहते हैं, पेंटेड बग, वो काफी नुकसान पहुंचाता है इस फसल को। तो किसान भाइयों को देखना चाहिए, छोटा सा कीड़ा होता है और ज्यादातर ये कीड़ा पैर में रहता है। ज्यादातर आप तो किसान आसानी से इसको पहचान सकते हैं। तो जब ये कीड़ा दिखाई दे तो किसान भाइयों को किनोल फॉस चूर्ण आता है और उसका 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देंगे फील्ड में, तो इस कीड़े से काफी हद तक निजात मिल पाएगा। अगर फिर भी ये कीड़ा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो मेलाथियोन 50 cc आता है, उसको 500 लीटर पानी में डाल के आप छिड़काव करेंगे आधा किलो मात्रा को, तो उससे भी इस कीड़े को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बीमारियों की जब बात करें तो बीमारियां इस स्तर पर नहीं आती है, लेकिन अगर बीमारियों का अभी से प्रबंधन नहीं किया जाए, जैसे मैंने बताया सफेद रोली और आपका दूसरा तना गलन रोग है, ऐसे रोग है जो काफी विनाशकारी होते हैं और इस फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बीजोपचार बहुत जरूरी हो जाता है किसान भाइयों के लिए। तो जो सफेद रोली से प्रभावित क्षेत्र है वहां आप एप्रोन 35 SD जो है उसकी 6 ग्राम या आप ट्राइकोडर्मा भी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तनागलन की ज्यादा समस्या है वहां आप बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें तो वो फायदेमंद रहेगा। जी, तो किसान भाई इन तमाम तरीकों को अपनाकर अपनी फसल को बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक तमाम तरीकों को अपनाकर और जो समाधान डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए हैं इसको अपनाकर अच्छी फसल ले सकते हैं, अच्छा फसल उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर रामलाल चौधरी जी, आपने कीमती समय निकालकर सरसों की बुआई को लेकर, देखभाल को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, आपका रुख कर लेते हैं और आपसे जान लेते हैं कि क्योंकि हमारी जो स्ट्रॉबेरी की जो फसल है ये बहुत नाजुक फसल है और बहुत पेरिशेबल आइटम में आता है, फसल तुड़ाई के लिए तैयार है, उसको कैसे पहचानें? क्या थोड़ा सा जब हरा रंग होता है उसका तभी तोड़ लेना चाहिए या पूरी तरीके से लाल हो जाए तब तोड़ लें? और उसके बाद तुड़ाई के बाद बाज़ार ले जाने से पहले कितने समय के पहले, सुबह में करें, शाम को करें? और अगर बाज़ार में अच्छा मूल्य नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए किस प्रकार से स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए,
स्ट्रॉबेरी की जो तुड़ाई की बात है, ये बहुत आवश्यक बात है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई जिनके पास पैसा तो है और बड़े क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी लगा देते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि तुड़ाई के समय जो लेबर है, काम करने वाले हैं, उनकी उपलब्धता होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा आप जितना पैसा लगाते हैं आपका सारा पैसा डूब जाता है। और यही डर है कि बहुत सारे किसान भाई हमारे एक बार पैसा लगाने के बाद डर जाते हैं और फिर दोबारा स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं करते। तो एक तो ये आवश्यक है कि आपके पास तोड़ने के लिए पर्याप्त मैन पावर होनी चाहिए जी। दूसरी चीज़, हम स्ट्रॉबेरी को तब तोड़ेंगे जब 75% रंग स्ट्रॉबेरी का लाल हो जाए जी। क्योंकि ये नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। जब आप तोड़ देंगे फिर इसके रंग में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। जहाँ जो हरा रह गया है तो वो हरा ही रह जाएगा। तीसरी बात ये है कि इसकी तुड़ाई जो है लगभग रात के 3 बजे के आसपास स्टार्ट होती है, 3 से 4 बजे, क्योंकि ठंडे में इसको तोड़ते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, भंडारण क्षमता बहुत कम है। तो 6 बजे से पहले आपको पैकिंग करके, क्योंकि इसकी पैकिंग भी बड़ा टेक्निकल है, इसकी पैकिंग प्लास्टिक पुनेट्स में होती है और पुनेट्स आपको इस तरह से भरना है कि वो उसमें लूज ना रहे, कि आपको जब आप मार्केट ले जा रहे हैं तो वो हिल रहा है तो वो उसकी खाल छिल जाएगी और वहाँ पे फंगस आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और 6 बजे से पहले आपको मंडी स्ट्राइक करना है। तो मंडी में आपको 6 बजे से पहले पहुँचना ही है, जहां आपकी फसल का अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए जब हम तुड़ाई का काम करते हैं तो 10 से 20% फ्रूट ऐसा होता है जो छोटे साइज का पक जाता है, बिल्कुल, जिसकी जो मार्केट प्राइस नहीं होती। तो आप उसके लिए पल्प प्रिजर्वेशन कर सकते हैं घरेलू स्तर पे। अगर आपको कुछ बनाना चाहते हैं वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, हाँ, तो उसको आप एक बैरल में किसी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट की सहायता से उसका जो पल्प है वो आप उसमें इकट्ठा करते रहें। जब वो फ्रूट साइजेबल हो जाए उसका पल्प, तो आप उससे कोई भी चीज़, आप जैम बनाएं, उससे चटनी बनाएं, या बहुत सारे उत्पाद हैं जो इनको आप बना सकते हैं। तो इस चीज़ का भारी ध्यान रखें कि कभी भी अगर कोई नया किसान है जो स्ट्रॉबेरी लगाना चाहता है तो बहुत बड़े स्तर में, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप न लगाएं। पहले या तो आप किसी अच्छे प्रशिक्षण ले लें, उसके बाद इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, या फिर जैसे आपने बताया कि मैन पावर की व्यवस्था उसको सुनिश्चित कर लें, उसके बाद इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। इससे आपकी फसल का नुकसान भी नहीं होगा और आपने जो पैसा लगाया वो भी आपको अच्छे तरीके से रिटर्न दे पाएगा। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी, कीमती समय निकालकर आपने स्ट्रॉबेरी को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कौन से ऐसे विषय होंगे जिससे जुड़कर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा पाएंगे, नजर डालते हैं अगले विषयों पर। अगले विषय कुछ इस प्रकार से रहेंगे जिसमें हम बात करेंगे प्याज एवं लहसुन उत्पादन तकनीक एवं भंडारण किस प्रकार से होना चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा धान की कटाई व छटाई एवं सावधानियाँ। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों विषय जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी संशय आपके मन में, तो आपको पता है आपको क्या करना, आपने सवाल हम तक आपको पहुँचाने हैं। आप ईमेल के जरिए हम तक अपने सुझाव पहुँचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं आप। हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है, इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। हमेशा की तरह अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।